एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना कीजिए जो 300 से भी ज्यादा सालों तक चला, हम्म। जिसने हमें ताजमहल दिया हम्म। और जिसकी मुद्रा, जिसकी करेंसी फारस की खाड़ी से लेकर इंडोनेशिया तक पहचानी जाती थी। बिल्कुल। आज हम मुगल साम्राज्य की कहानी को मतलब जरा गहराई से खंगालने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ तारीखें और नाम नहीं बताते, नहीं। बल्कि उस दौर की सोच, राजनीति और संस्कृति की एक जीती जागती तस्वीर पेश करते हैं। हमारा मिशन है ये समझना कि ये साम्राज्य सिर्फ बना कैसे नहीं, बल्कि इतने लंबे समय तक चला कैसे और फिर आखिरकार बिखर क्यों गया। बिल्कुल। आज की हमारी जो बातचीत है वो इसकी जड़ों से शुरू होगी। मतलब वो सैन्य तकनीक जिसने इसकी नींव रखी। हाँ। फिर हम उस सरकारी ढांचे को समझेंगे जिसने इतने बड़े भूभाग को एक साथ जोड़े रखा। हम उन ताकतवर महिलाओं की भूमिका पर भी नजर डालेंगे जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाती हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और अंत में हम उन वजहों की पड़ताल करेंगे जिनके चलते ये विशाल साम्राज्य एक तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गया। स्रोत हमें दौलत, नवीनता, कला और कूटनीति की एक मिलीजुली कहानी सुनाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक दिन से जिसने सब कुछ बदल दिया। पानीपत की पहली लड़ाई, साल 1526। एक तरफ बाबर की मुश्किल से कोई 15,000 की फौज और दूसरी तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की 40,000 से भी ज्यादा सैनिकों और हाथियों वाली एक बहुत बड़ी सेना। हाँ, बहुत बड़ी। कागज पर तो ये एक तरफा मुकाबला लगता है। बाबर ये लड़ाई जीता कैसे? ये सिर्फ हिम्मत की बात तो नहीं हो सकती। नहीं नहीं, हिम्मत से कहीं ज्यादा ये तकनीक और रणनीति की जीत थी। बाबर अपने साथ वो चीज लेकर आया था जो हिंदुस्तान के मैदानों के लिए मतलब बिल्कुल नहीं थी, बारूद। अच्छा, तोपे और बंदूकें? हाँ, उसके पास तोपे और बंदूकें थीं। जब वो तोपे गरजी तो उनकी आवाज नहीं लोदी के हाथियों में भगदड़ मचा दी। ओह, वो हाथी जो लोदी की ताकत समझे जाते थे वही उसकी अपनी सेना को रौंदने लगे। लेकिन सिर्फ तोपें ही काफी नहीं थीं। असली कमाल तो बाबर की युद्ध रणनीति का था। यहाँ पर दो बड़े दिलचस्प शब्द आते हैं, तुलुगमा और अराबा। हाँ, अराबा। ये सुनने में तो मतलब काफी भारी भरकम लगते हैं। असल में थे क्या ये? ये बाबर के तुरुप के इक्के थे, आप कह सकते हैं। तुलुगमा का मतलब था सेना को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, बायां, दायां और केंद्र। जब लड़ाई शुरू होती तो दाएं और बाएं वाले जो हिस्से थे वो तेजी से घूमकर दुश्मन की सेना को पीछे से घेर लेते थे। दुश्मन जब तक कुछ समझ पाता तब तक वो चारों तरफ से घिर चुका होता था। वाह। और अराबा तो और भी कमाल की चीज थी। इसमें लगभग 700 बैलगाड़ियों को चमड़े की रस्सियों से आपस में बांधकर एक दीवार जैसी बना दी जाती थी। एक तरह की मोबाइल दीवार। हाँ बिल्कुल, एक चलती फिरती दीवार। इन गाड़ियों की आड़ में तोपची और बंदूकधारी सैनिक छिपकर दुश्मन पर गोलियां बरसाते रहते थे। तो वो पूरी तरह से सुरक्षित थे? पूरी तरह। और दुश्मन उन तक पहुंच ही नहीं पाता था। ये रणनीति बाबर ने उस्मानी साम्राज्य से सीखी थी। यानी आज के तुर्की का ऑटोमन एम्पायर? जी। उस समय ऑटोमन दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति माने जाते थे। ये दिखाता है कि बाबर सिर्फ एक हमलावर नहीं था, बल्कि वो वैश्विक सैन्य रुझानों से वाकिफ एक आधुनिक रणनीतिकार था। मतलब ये सिर्फ हथियारों का फर्क नहीं था, ये युद्ध की पूरी सोच का फर्क था। बिल्कुल। बाबर की तोपों ने पहली बार भारतीय मैदानों पर यह दिखाया कि संख्या बल की जगह टेक्नोलॉजी और रणनीति ले सकती है। एकदम सही कहा। ये एक गेम चेंजर था। दिल्ली सल्तनत की सेना पुराने तरीके से लड़ने आई थी और बाबर एक तरह से भविष्य की जंग लड़ रहा था। तो बाबर ने नींव तो रख दी, लेकिन एक साम्राज्य को खड़ा करने के लिए सिर्फ जंग जीतना काफी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। उसे चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है, और ये काम किया उनके पोते अकबर ने। स्रोत बताते हैं कि अकबर को विरासत में एक बिखरा हुआ और कमजोर साम्राज्य मिला था। हाँ बिल्कुल। अकबर की सबसे बड़ी देन थी उनकी प्रशासनिक व्यवस्था। मनसबदारी और जागीरदारी। हाँ, वही जिसे हम मनसबदारी और जागीरदारी प्रथा के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो बेहद केंद्रीकृत था, यानी सारी ताकत बादशाह के हाथ में थी, लेकिन साथ ही बहुत कुशल भी था। उन्होंने फारसी, इस्लामिक और भारतीय परंपराओं का एक बेहतरीन मिश्रण तैयार किया। मनसबदारी प्रथा के बारे में मैंने पढ़ा है, लेकिन ये हमेशा थोड़ा मतलब उलझा हुआ सा लगता है। ये एक तरह की मिलिट्री और सिविल सर्विस का कॉम्बिनेशन था ना? हाँ, और यही इसकी खासियत थी। इसे ऐसे समझिए, साम्राज्य के हर बड़े अधिकारी को एक मनसब यानी एक रैंक दिया जाता था। इस रैंक के दो हिस्से थे, जात और सवार। जात आपकी सीनियरिटी
या कह लीजिए पे ब्रेड थी, जैसे आज किसी कंपनी में होता है। इससे आपका दरबार में रुतबा और आपकी तनख्वाह तय होती थी। अच्छा, और सवार? सवार आपकी जिम्मेदारी थी, यानी आपको साम्राज्य के लिए कितने घुड़सवार सैनिक मेंटेन करने हैं। तो हो सकता है कि किसी का जात रैंक ऊंचा हो पर सवार कम। मतलब वो एक सीनियर सलाहकार जैसा है। बिल्कुल। और किसी का जात कम हो पर सवार ज्यादा, यानी वो एक फील्ड कमांडर है। ये एक बहुत ही लचीली व्यवस्था थी। और सबसे जरूरी बात, ये पद विरासत में नहीं मिलता था। ये अकबर की दूरदर्शिता थी। मनसबदारी प्रणाली ने पुराने सामंती प्रभुओं की यानी फ्यूडल लॉर्ड्स की शक्ति को तोड़ दिया। सही बात है। अब वफादारी जमीन से नहीं, सीधे बादशाह से जुड़ी थी। इसने एक अखिल भारतीय प्रशासनिक वर्ग बनाया जो धर्म या जाति पर नहीं बल्कि काबिलियत और वफादारी पर टिका था। हाँ, और यही साम्राज्य की रीढ़ बना। लेकिन क्या इस सिस्टम में कोई कमी नहीं थी? मतलब अधिकारियों के लगातार तबादले से प्रशासन में अस्थिरता नहीं आती थी? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, तबादले होते थे और इसका मकसद यही था कि कोई भी अधिकारी किसी एक जगह पर बहुत ताकतवर न बन जाए। अच्छा। इससे अस्थिरता तो आती थी,